नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ रक्षाबंधन पर्व आपका सकुशल संपन्न हुआ होगा। और रक्षाबंधन पर्व के बाद एक बार फिर से हम अपनी दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत करते हैं। दैनिक का मतलब यहाँ पे है कि रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, और करंट अफेयर्स आप जान रहे हैं कि वार्षिक रिवीजन हो रहा है। ठीक है, पूरे एक वर्ष का हम रिवीजन कर रहे हैं अपनी परीक्षा के दृष्टिगत, और अभी इसमें 3 से 4 सेशन ही हुए हैं, तो उसी के आगे हम बात करने वाले हैं, उसी के आगे हम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सभी उपस्थित हो गए होंगे निश्चित तौर पे, और क्योंकि आपका ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है तो ज़रूरी है कि कॉपी और पेन लेकर के आप इस सेशन को देखें, क्योंकि जो आवश्यक जानकारी आपको मिलती है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप नोट डाउन भी करते हुए चलें, क्योंकि इतना आराम से मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ, तो साथ साथ उसको नोट डाउन करते हुए चलें, अतिरिक्त उसको समय ना देना पड़े। हाँ, दोबारा एक बार आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज भी अवश्य कर लिया करिए। ठीक है, जैसे यदि आपको रात्रि में ये सेशन मिल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है मॉर्निंग में उठ के एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। यदि मॉर्निंग में मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रात में बिस्तर पे जाने से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज हम जो बात कर रहे हैं कुछ डिफेंस से जुड़े हुए रक्षा घटनाक्रमों की बात कर रहे हैं। क्या अपडेट रहे हैं पिछले एक वर्ष में, उनमें से कुछ की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले बात हो रहा है कि यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है, और ये ग्रुप लगातार चर्चा में था। ये ग्रुप है अदानी ग्रुप। ठीक है, अदानी अंबानी का नाम आप लगातार सुन रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों में। तो अदानी ग्रुप की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और अदानी ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अदानी ग्रुप जो है गोला बारूद की यदि हम बात करें, गोला बारूद की यदि हम बात करें, गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें, मिसाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अदानी ग्रुप जो है वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है, और 24 जनवरी को इन्होंने लॉन्च किया था। तो याद रखना है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स रखने वाली जो कंपनी है ये अदानी ग्रुप है। और अदानी ग्रुप ने इसकी शुरुआत कहाँ पे की थी? इसकी शुरुआत किया था कानपुर में। कहाँ पे? इसका उद्घाटन कहाँ पे किया, ये कहाँ पे लॉन्च इन्होंने किया है? कानपुर जो है स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित एक शहर है, यहाँ पे अदानी ग्रुप ने इसकी शुरुआत की है। आपको याद होगा कि भारत में चर्चा थी डिफेंस कॉरिडोर की। ठीक है, आपको पता होगा भारत में डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा थी, और जब भारत में डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा हो रही थी तो मात्र 2 राज्यों का जिक्र था। ठीक है, मात्र 2 राज्यों का जिक्र था, ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो आपको बताना है कि भारत में वो डिफेंस कॉरिडोर जो हैं वो किन 2 राज्यों में बन रहे हैं, और उन्हीं में से एक राज्य आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है जहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर की बात सरकार ने किया था, और उसी डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत अदानी ग्रुप ने ये कार्य किया है। दूसरा डिफेंस कॉरिडोर किस स्टेट से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताने की आवश्यकता है। अब हम जब गोला बारूद की बात कर रहे हैं, रक्षा से जुड़े हुए फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें यहीं पे और देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक लेजर हथियार लॉन्च किया गया था जिसका नाम था दुर्गा 2। पिछले दिनों एक लेजर हथियार जो है बनाया गया था, और ये स्वदेशी लेजर हथियार था, इसका नाम था दुर्गा 2, और इसका विकास किया था DRDO ने। तो ये भी याद रखिएगा कि ये क्या है, ये लेजर हथियार है। ठीक है, लेजर हथियार है जिसका नाम है दुर्गा 2, और इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है DRDO ने। दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, दुर्गा की बात हो रही तो दुर्गा का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है ये भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन रे। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखना है, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपको पता होना चाहिए, उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन याद रखते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। डिफेंस की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें हम आपको और बता देते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। जैसे आप जानते हो हमारे पास हैं तेजस विमान। ठीक है, तेजस विमान आपको पता होगा तेजस विमानों के बारे में। तेजस विमान हमारे पास हैं, तो भारतीय वायुसेना ने जो तेजस विमान है, तेजस विमान में भविष्य के हथियार तथा सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से, तेजस विमान में जो भविष्य में आने वाले समय में जो इसमें हथियार सेट होंगे, ठीक है, या
जो इसमें सेंसर लगेंगे, ठीक है, उनको लेकर के उनके उद्देश्य के साथ एक कंपनी से समझौता किया है इन्होंने। इसका नाम है वैमानिकी विकास एजेंसी, वैमानिकी विकास एजेंसी, या इसी को आप लिखते हो ADA। तो आपको याद रखना है कि तेजस विमानों को लेकर के भारतीय वायुसेना ने तेजस विमान में भविष्य में सेट होने वाले हथियारों को लेकर के और भविष्य में आवश्यकता अनुरूप सेट होने वाले सेंसर को लेकर के जिस कंपनी से समझौता किया है, इसका नाम है वैमानिकी विकास एजेंसी। इसी कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि ये तेजस विमान को आवश्यक हथियार और सेंसर उपलब्ध कराएगी। अब बात आ जाती है कि तेजस विमान को डेवलप किसने किया था, तो याद रखिएगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तेजस विमान डेवलप किया गया था। ठीक है, हम तेजस विमानों की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं तेजस विमान हमारा एक प्रमुख वर्तमान समय में लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान है। और वर्तमान समय में लड़ाकू विमानों की जो हमारी श्रृंखला है उसमें आपको सुखोई विमान भी देखने को मिलते हैं। तो सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI विमान भी हमारे पास हैं, वायुसेना के पास हैं। तो केंद्र सरकार ने जो सुखोई 30 MKI हैं इनको आधुनिक बनाने के लिए, क्योंकि ये पुराने विमान हैं जो रसिया से हमने लिए थे, तो इनको आधुनिक बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए जो है हमारी सेना, वायुसेना पर भारत सरकार खर्च कर रही है। तो ये अमाउंट भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि कौन सी संस्था ये कार्य करेगी, तो ये कार्य करेगी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जो हमारे सुखोई विमान हैं, सुखोई 30 MKI जो विमान हैं, इनको आधुनिक बनाएगी और इसको लेकर के भारत सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे इसी से जोड़ के, क्योंकि विमानों की बात कर रहे हैं हम, डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक संगोष्ठी हुई थी और इसका नाम था भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी, भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी। ठीक है, भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी, या इसी को बोलते हैं साइड 2024। ठीक है, भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी या साइड 2024 ये कहाँ आयोजित की गई, तो याद रखिएगा ये ढाका में आयोजित की गई। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। वर्तमान समय में बांग्लादेश चर्चा में है, इसलिए इस तरह के फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी जिसका नाम है साइड 2024, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो आप बताएंगे कि इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। इसके साथ साथ जब हम लड़ाकू विमानों की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा एक राष्ट्रीय लड़ाकू विमान है जिसका नाम है कान। कान क्या है, ये राष्ट्रीय लड़ाकू विमान है, राष्ट्रीय लड़ाकू विमान, ये भी याद रखिएगा। कान क्या है, एक राष्ट्रीय लड़ाकू विमान जो है इसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है। और ये जो देश है, ये देश है तुर्की। तुर्की ने अपना नाम बदल दिया था, कर दिया था तुर्की। तो कान यदि पूछ लिया जाए कि किस देश का राष्ट्रीय लड़ाकू विमान है, तो आप बताएंगे तुर्की का राष्ट्रीय लड़ाकू विमान है और इसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है। या आप दूसरे शब्दों में कहें कि तुर्की का स्वदेशी मॉडल से बना राष्ट्रीय लड़ाकू विमान है जिसका नाम इन्होंने कान रखा है। और ये किस पीढ़ी का है, तो याद रखिएगा ये 5वीं पीढ़ी का है। ये भी याद रखिएगा किस पीढ़ी का ये विमान है, तो 5वीं पीढ़ी का ये विमान है जिसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है। इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। हमारी जो चर्चा शुरू हुई थी ये हुई थी अडानी ग्रुप से। अब आइए कुछ महिंद्रा ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। महिंद्रा समूह के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, महिंद्रा समूह भी वर्तमान समय में डिफेंस के सेक्टर में काम कर रहा है और महिंद्रा समूह ने C390 इसको बोलते हैं मिलेनियम मध्यम परिवहन विमान। क्या बोलते हैं, मिलेनियम मध्यम परिवहन विमान। ठीक है, तो महिंद्रा समूह भी अब इस सेक्टर में आ रहा है धीरे धीरे और इन्होंने
सबसे पहले परिवहन विमानों से शुरुआत की है और इन्होंने C390 नामक मिलेनियम मध्यम परिवहन विमान बनाने के लिए एक कंपनी से समझौता किया है। और इस कंपनी का नाम क्या है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका नाम है एम्ब्रार। ठीक है, एम्ब्रार नामक कंपनी है, एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी, पूरा नाम है एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी नामक कंपनी है। कहाँ की है? ब्राज़ील की ये कंपनी है और इससे समझौता किया है महिंद्रा समूह ने। दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर स्थापित कर रहे हैं और C390 नामक विमान जो है ये बनाएंगे। और इन विमानों का खरीदार कौन होगा ये भी तय हो गया है, इनको खरीदेगी भारतीय वायुसेना। ठीक है, क्योंकि अभी भारतीय वायुसेना के पास हैं ग्लोब मास्टर, जो परिवहन विमान हैं हमारे पास वो हैं ग्लोब मास्टर, और ग्लोब मास्टर जो हैं वो 4 से 5 ही भारतीय वायुसेना के पास हैं। जबकि अमेरिका के बात करोगे तो 200 से 300 ये विमान हैं, लेकिन भारत के पास सिर्फ 4 से 5 ग्लोब मास्टर विमान हैं। और इसी तरह के, क्योंकि ग्लोब मास्टर भी एक परिवहन विमान है, सामान हम पहुंचाते हैं, परिवहन के उपयोग में लाते हैं। ठीक है, जब हम विभिन्न देशों की मदद करते हैं तो वहाँ पे हम जब कार्गो भेजते हैं तो इसी से भेजते हैं। तो एम्ब्रान नामक कंपनी जो कि ब्राज़ील की कंपनी है, उससे भारतीय वायुसेना के लिए विमान बनाएगी मिलकर। कौन? महिंद्रा समूह। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक डिफेंस प्रदर्शनी के बारे में हमने बात की जिसका नाम था भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी। एक और है जिसका नाम है विश्व रक्षा प्रदर्शनी, याद रखिएगा, विश्व रक्षा प्रदर्शनी, विश्व रक्षा प्रदर्शनी। विश्व रक्षा प्रदर्शनी की जब हम बात करते हैं, विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024, इसका आयोजन किया गया रियाद शहर में। ठीक है, रियाद कहाँ पे है? रियाद सऊदी का एक शहर है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन फरवरी माह में किया गया। और यहाँ पे जब हम गए थे, जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इनका नाम था अजय भट्ट, और अजय भट्ट तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री थे और ये विश्व रक्षा प्रदर्शनी में गए हुए थे भारत के आप कह सकते हो प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ हम गोला बारूद से अपनी चर्चा शुरू किए थे, तो गोला बारूद से जुड़ी हुई एक फैक्ट और देख लेते हैं क्या है। एक 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद, 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद है, इसका नाम ही है 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद। और 155 मिलीमीटर ये जो स्मार्ट गोला बारूद है इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, NIRF रैंकिंग आपने देखा होगा इस बार की भी, NIRF रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पे था। तो 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किसने बनाया है, किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। और इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज 8 से 38 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसकी रेंज 8 से 38 किलोमीटर होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ DRDO की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा DRDO ने पिछले दिनों हीट बनाया था। हीट आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म था हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हीट का परीक्षण किसने किया था? DRDO, ये भी याद रखिए। इसके साथ साथ एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम। क्या है ये? मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है और इसका नाम रखा गया है सर्वत्र। क्या नाम रखा गया है? सर्वत्र नाम रखा गया है। ये है क्या? ये मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। मतलब यदि कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है पुल बनाने की, मान लीजिए युद्ध है, तो युद्ध में सबसे पहले लोग क्या टारगेट करते हैं? किसी दो, मान लो एक स्थान ये है, दोनों को कनेक्ट करने वाला कोई ब्रिज है और मान लीजिए सेना यहाँ पे कैंप कर रही है, तो लोग सबसे पहले ब्रिज को टारगेट करते हैं। जो एनिमी होते हैं ब्रिज को टारगेट करते हैं कि ब्रिज को नष्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आने में इनको देरी होगी। तो इस तरह यदि कहीं भी कोई ऐसे दुश्मन देश द्वारा
कोई ऐसे ब्रिज उड़ाए जाते हैं किसी युद्ध में, या कोई आपदा आती है, कोई आपदा आती है और आपदा में कोई पुल हमारा है जो बह गया है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत पुल बनाने के लिए सिर्फ 100 मिनट का आपको टाइम चाहिए। 100 मिनट के टाइम में पुल बनकर तैयार हो जाएगा और ये पुल जो होगा ये 75 मीटर, अधिकतम 75 मीटर का पुल हमारी सेना हम 100 मिनट में बना सकते हैं और इसका नाम रखा गया है सर्वत्र। तो सर्वत्र क्या है? सर्वत्र एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जो कि 100 मिनट में 75 मिनट का पुल इसके अंतर्गत बनाया जा सकता है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इसको बनाया किसने है यदि पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए इसको बनाया है डीआरडीओ ने। ये भी याद रखिएगा, सर्वत्र को किसने बनाया है? सर्वत्र को बनाया है डीआरडीओ ने। ठीक है, चलिए ये आपके फैक्ट हो गए। एक घटनाक्रम हमने पकड़ा था गोला बारूद, और गोला बारूद से कितने फैक्ट निकल गए वो आपने देखा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक संख्या 2 पे। टॉपिक संख्या 2 में हम कुछ सैन्य अभ्यास का जिक्र करेंगे, जैसे धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास की बात करें तो भारत जापान। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ तो याद रखिएगा राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था वर्ष 2024 में। इसके बाद यदि हम अगला देखें, ठीक है, अगला देखें तो इसी से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। जैसे एक है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, ठीक है, जिसका नाम था शांति प्रयास 4। ये छूट गए थे उस दिन, इसलिए इनको बता रहा हूँ। शांति प्रयास 4 तो मतलब चौथा संस्करण था। शांति प्रयास नामक जो सैन्य अभ्यास था ये हम करते हैं, किसके साथ करते हैं? इसमें हम शामिल नहीं होते हैं, इसमें नेपाल और अमेरिका शामिल होते हैं। कौन कौन? नेपाल और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन काठमांडू में किया गया था। तो पूछा जा सकता है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मिलन याद रखिएगा। मिलन नामक सैन्य अभ्यास जो है ये नौसेना का अभ्यास है और इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन हुआ विशाखापट्टनम में। और किसके द्वारा आयोजन किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सैन्य अभ्यास से जुड़े हुए फैक्ट में यदि हम बात करें तो एक और याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सदा तकनीक। बहुत कम सुनने को मिलता है, सदा तकनीक। सदा तकनीक नामक जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और सऊदी के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और सऊदी के बीच एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सदा तकनीक। और ये संपन्न कहाँ हुआ? ये संपन्न हुआ राजस्थान में, एक फील्ड पड़ती है जिसका नाम है महाजन फील्ड। ठीक है, हमारा सैन्य स्टेशन है महाजन फील्ड। महाजन फील्ड में ये अभ्यास संपन्न हुआ, सदा तकनीक, भारत और सऊदी अरब के बीच। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए पहुंचते हैं टॉपिक संख्या 3 में। टॉपिक संख्या 3, टॉपिक संख्या 3 हमारा क्या है? टॉपिक संख्या 3 जो है बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। जैसे हम नौसेना की अभी हमने बात किया था, ठीक है, तो नौसेना से ही जुड़ा हुआ फैक्ट है कि नौसेना नागरिकों का वर्ष, याद रखिएगा, नौसेना नागरिकों का वर्ष, नौसेना नागरिकों का वर्ष। ठीक है, क्या है ये? भारतीय नौसेना ने, बोला जा रहा है कि किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने, नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो आप बताएंगे वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। मतलब इस वर्ष को भारतीय नौसेना नौसेना नागरिकों के वर्ष के रूप में मनाएगी। ये फैक्ट आपको रट जाना है, याद। देखो यहाँ पे जो फैक्ट बताए जा रहे हैं ज़्यादातर ये सब आपको रटना है एकदम, ठीक है। और हम जब नौसेना की बात कर रहे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ बता देता हूँ कि हम 2 हमारे द्वीप हैं जहाँ पे हम नौसैनिक अड्डा स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कुछ द्वीप हैं
जहाँ पे हम 9 सैनिक अड्डा स्थापित कर रहे हैं। और ये द्वीप कौन है हमारे, एक द्वीप का नाम है अगत्ती और दूसरे का नाम है मिनिकॉय। ठीक है, अगत्ती और मिनिकॉय नामक 2 द्वीप हैं और इन पर हम 9 सैनिक अड्डा स्थापित कर रहे हैं। ये दोनों द्वीप हैं कहाँ पे, ये लक्षद्वीप से संबंधित है। ठीक है, लक्षद्वीप के अंतर्गत आने वाले 2 द्वीप हैं, अगत्ती और मिनिकॉय पर हम नौसेना अड्डा अपना स्थापित करने जा रहे हैं। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। दोनों द्वीप संबंधित कहाँ से हैं, ये दोनों संबंधित हैं लक्षद्वीप से, या आप कह लीजिए अरब सागर से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट संख्या 4, चौथा हमारा टॉपिक क्या है। फैक्ट संख्या 4 की जब हम बात करते हैं तो फैक्ट संख्या 4 में आपको याद रखना है भारतीय सेना के बारे में। आप जानते हैं मणिपुर लगातार झुलस रहा था पिछले कुछ महीनों से, और मणिपुर से जुड़ा हुआ फैक्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय सेना द्वारा महिला कौशल विकास पहल, याद रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा महिला कौशल विकास पहल, महिला कौशल विकास पहल जो है ये शुरू किया गया है कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, सेना ने इस पहल को शुरू करने के लिए मणिपुर का एक विभाग है जिसको बोलते हैं राज्य हस्तशिल्प विभाग, राज्य हस्तशिल्प विभाग, इससे समझौता किया है। तो राज्य हस्तशिल्प विभाग के साथ मिलकर के भारतीय सेना मणिपुर में महिला कौशल विकास पहल पर काम कर रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं चाहे नागालैंड हो, ठीक है, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मिजो, इन सब का जो बॉर्डर है ये लगता है कहाँ से, म्यांमार से लगता है। और म्यांमार में आप जान रहे हैं जुंटा शासन चल रहा है, सैन्य शासन चल रहा है। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने फैसला किया कि हम जो म्यांमार की हमारी सीमा है इस पर भी हम बाड़ लगाएंगे। भारत सरकार ने म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर के समझौता किया है, कार्य किया है एक कंपनी से। उसका मतलब आपको नहीं है कौन सी कंपनी है जो बाड़ लगाएगी, लेकिन इतना याद रखना है कि म्यांमार जो सीमा है उस पर भी बाड़ लगाई जाएगी। और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की जो हमारी सीमा है इस पर हम बाड़ लगाएंगे। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं तो मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजो, ये राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कंपनी भी जानना है कौन लगाएगा, तो याद रखिएगा एक संगठन है हमारा जिसको बोलते हैं सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। तो BRO जो है ये यहाँ पे बाड़ लगाएगी। ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 4th घटनाक्रम से जुड़े हुए जो फैक्ट थे वो हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं और फैक्ट संख्या 5 देख लेते हैं। फैक्ट संख्या 5 संबंधित है रायसीना डायलॉग से। कहाँ से संबंधित है, रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग की बात करें तो आपको पता होगा 9वें क्रम का मतलब 9th रायसीना डायलॉग जो है ये फरवरी में आयोजित किया गया। हर बार ये आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें तो कितने देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया, तो 100 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया है। इसके उद्घाटन सत्र में यदि हम बात करें कि मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा, इनका नाम है क्रियाकोस मित्सोटॉकिस, और ये कहाँ के हैं, ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर क्रियाकोस मित्सोटॉकिस जो कि ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, ये रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित हुए। ठीक है, यदि इसकी थीम पूछ ली जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, थीम पूछ ली जाए तो इसकी थीम थी चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, ये इसकी थीम थी, ये आपको याद रखना है।
रायसीना डायलॉग किन विषयों पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, यदि याद रखना है इसको, कौन से विषय इसमें होते हैं, तो इसमें भू राजनीति के विषय होते हैं रायसीना डायलॉग में, और भू राजनीति के साथ साथ भू अर्थशास्त्र, इन्हीं दो विषयों पर रायसीना डायलॉग आयोजित किया जाता है। और जब रायसीना डायलॉग की बात करें तो रायसीना हिल्स कहते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति भवन देखने को मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जहाँ पे है उसको बोलते हैं रायसीना हिल्स, इसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रपति भवन। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन में अभी हाल ही में एक फेस्टिवल आयोजित किया गया था जिसका नाम था पर्पल फेस्ट, याद रखिएगा, पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, राष्ट्रपति भवन में किया गया था। और जो हमारी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसका आयोजन किया था, उद्घाटन किया था। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। पर्पल फेस्ट का आयोजन किसने किया, तो याद रखिएगा हमारा एक विभाग है जिसको बोलते हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। क्या बोलते हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जो है इसका आयोजन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। ये तो बात हो गई रक्षा समझौतों की। रक्षा समझौतों के साथ साथ आइए 1 से 2 फैक्ट हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात होती है कछुआ संरक्षण रिजर्व की। कछुआ संरक्षण रिजर्व, ठीक है, कछुआ संरक्षण रिजर्व। आपको बता दें कि एक स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे, तो याद रखिएगा इनका जिला है गोंडा, अयोध्या से लगा हुआ जिला है गोंडा। गोंडा में कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। अब कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है तो नदी भी होगी, कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा सरयू नदी। ठीक है, तो सरयू नदी में कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब बात हो रही है वन्य जीवों की, वन्य प्राणियों की, जल के जीवों की, तो कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं। एक कन्वेंशन होता है जिसको बोलते हैं CMS COP14। CMS का COP14 या इसी को बोलते हैं जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन। और इसकी पार्टियों का जो 14वां सम्मेलन आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया समरकंद में। कहाँ पे, समरकंद। समरकंद कहाँ पे पड़ता है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ये भी याद रख लो, रट जाओ कि CMS 14 या आप कह लो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो कन्वेंशन था वो समरकंद में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ हमने कछुओं की बात की तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का जो उद्घाटन है ये किया था उपराष्ट्रपति ने। उपराष्ट्रपति हमारे कौन हैं, जगदीप धनखड़। इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का उद्घाटन किया गया था। इसका विषय क्या था, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का विषय क्या था, तो इसका विषय था महासागरों में साझेदार सहयोग, तालमेल और विकास। और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किया गया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आप बताएंगे कि इसका आयोजन जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ आप कछुओं की बात कर रहे थे तो आपको पता होगा कि अभी एक फैक्ट आया था, एक करंट में न्यूज आई थी कि 600 वर्षों के बाद, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, 600 वर्षों के बाद एक द्वीप है जहाँ पे विशाल कछुओं की वापसी हुई है और ये द्वीप है मेडागास्कर। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा द्वीप है जहाँ पे 600 वर्षों के बाद विशालकाय कछुओं की वापसी हुई है, तो आप बताएंगे मेडागास्कर द्वीप। और इन कछुओं का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनका नाम है एल्डाबरा। ठीक है,
एल्डाबरा। इन कछुओं का नाम क्या है? एल्डाबरा। और आपको बता दें कि ये कछुओं की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। विश्व में कछुओं की जो दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है उसका नाम है एल्डाबरा, और ये 600 वर्षों बाद मेडागास्कर में एक बार फिर से देखे गए हैं, मेडागास्कर द्वीप में देखे गए हैं। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि विश्व में कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है, ठीक है, विश्व में कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है, तो आप बताएंगे इनका नाम है गैलापागोस। ठीक है, गैलापागोस जो है ये विश्व में कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है, ये आपको याद रखना है। जब कछुओं की बात होती है तो आपको पता होगा उड़ीसा भी चर्चा में आ जाता है, क्योंकि उड़ीसा में गाहिर माथा बीच आपने सुना होगा। ठीक है, गाहिर माथा बीच, जहाँ पे ओलिव रिडले जो कछुए हैं वो पाए जाते हैं। ओलिव रिडले कछुए बोला जाता है कि विश्व में कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति जो है वो है ओलिव रिडले कछुओं की, और ये जो है उड़ीसा के गाहिर माथा बीच पर एक वर्ष भर में एक बार आते हैं प्रजनन के लिए, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है ऋषिकुल्या, और ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर ही ये आपको देखने को मिलते हैं। उड़ीसा की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि उड़ीसा में आपका पड़ता है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, और राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव भी अभी हाल ही में मनाया गया था। तो राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में, क्योंकि चिल्का झील उड़ीसा में है तो उससे आप बता देंगे उड़ीसा में, और ये चौथी बार आयोजित किया गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चौथी बार ये आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई जो आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। जानकारी जो आपको दी गई इस सेशन में कैसी रही, क्या कुछ आपके नॉलेज की चीज़ें हैं जो अन्य जगहों से अलग हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।